फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा काफ़ी ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने जो है थर्ड यूनिट जो थी, हमारी जो थर्ड इकाई थी, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम लोग जो है अपनी फर्स्ट जो इकाई है उसे कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा भाग 14वां चल रहा है, जिसमें आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है उपसर्ग। तो आज हम हिंदी की शब्द रचना करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी की शब्द रचना करेंगे, जिसमें हमारे 3 टॉपिक दिए गए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक है ये हमने कवर अप करने हैं। और क्योंकि ये एक ही वीडियो में कवर अप नहीं हो सकते थे, इसलिए मैंने इनको नाम दे दिया है पार्ट 1, जिसमें हम उपसर्ग करेंगे, पार्ट 2 जिसमें हम प्रत्यय करेंगे, और पार्ट 3 जिसमें हम समास करेंगे। तो वो हमारा जो हिंदी की शब्द रचना है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। तो जैसे कि रोज़ रेगुलर की जो हमारी रूटीन का जो होता है कि क्लासेस है, आपको पता है यूजीसी में हमारे 2 सब्जेक्ट पेपर होते हैं। और पहला पेपर जिसमें आपको जीके और फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन करनी होती है, 10 यूनिट्स होती है, वो कवर अप करनी होती है। और सेकंड पेपर जो है आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट बेस होता है, जो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनका हिंदी का है। तो 12 बजे क्लास होती है, आप रेगुलर 12 बजे टाइम पर आएँ और अटेंड करें क्लास को। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें जितनी भी अपकमिंग जो क्लासेस होगी वो देखने को मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोगों ने थर्ड जो मैंने करवाई है यूनिट वो नहीं कंप्लीट की है, तो आप रेगुलर जो है मेरी बाकी वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ पर आप रेगुलर जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं थर्ड यूनिट का। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें बता दूं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा अकाउंट आप यहां पर फॉलो कर सकते हैं हमें। और आप चाहो तो हमें जो है एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन फिलर फॉर्म करके लिखिए, वहां पर एप्लीकेशन आएगी, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस जो कि चल रही है, और साथ ही साथ 5000 MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल रहे हैं। दैट इज 100% ऑफ, 100% ऑफ है, आपको रुपीज पेड नहीं करने हैं। और दोस्तों, कुछ न्यू न्यूज़ है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ, और पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करके बताया था, तो अभी मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। तो क्विज जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो 27 डेट से क्विज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और सभी स्टूडेंट्स को इन क्विज में पार्टिसिपेशन करना है। ठीक है, तो सभी ने पार्टिसिपेट करना है यूजीसी नेट से रिलेटेड पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, तो हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस भी उसमें पूछे जाएंगे। आपने हिंदी साहित्य के क्वेश्चंस जो हैं वो अटेंड करने। ठीक है, तो उसमें दोस्तों आपको स्कोर दिए जाएंगे, तो जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा, और साथ ही साथ टाइमिंग भी बताया जाएगा, तो कौन कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, ये सारी डिस्कशन जो है वहां पर हमें जो है मिलेगी। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन जो है वो विनर रहा है, और किसने जो है कम टाइम में ही उन 5 क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व किया है, और वो बिल्कुल सही भी है। ठीक है, तो ये मेन चीज, मेन मोटिव क्या है, दैट टाइम यू नो वेरी वेल कि हमारा जो एग्ज़ाम है, फॉर्म है, वो किसी भी वक्त निकल सकता है, और हमें जो है अच्छी तरीके से जो है कवर अप करना है सिलेबस को, ताकि हम उन 5 क्वेश्चंस को स्पीडली, टाइमली, जल्दी से दे सके। इससे आपकी स्पीड भी इंक्रीज होगी, और साथ ही साथ जो है आपकी प्रैक्टिस भी जो है वो हो जाएगी। ठीक है, तो सभी पार्टिसिपेट करेंगे। कमिंग सून है, तो 27 से स्टार्ट हो सकता है। तो आप लोगों के लिए मैंने बता दिया, ये क्विज आप लोगों के लिए है, तो आप इसे एंजॉय करें। ओके, चलिए, जैसा कि आपको पता है कि हमारा ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और आज हम लोग जो है हिंदी की शब्द रचना करेंगे। हिंदी की शब्द रचना में हम लोग आज उपसर्ग करेंगे, प्रत्यय नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एंड देन समास करेंगे। ठीक है, फिर रूप रचना करेंगे। तो आज हम हिंदी की शब्द रचना कर रहे हैं।
हिंदी की शब्द रचना जिसमें आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। वैसे तो आप लोगों ने सभी ने छोटी क्लासेस में उपसर्ग पढ़े हैं, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर हम मास्टर लेवल की जो है स्टडी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से डीपली बताऊंगी, ठीक है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी था कि मैम जो भी आप ग्रामर करवाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से व्याकरण को करवाना, और इसीलिए मैंने सोचा कि एक साथ डाल दूंगी तो आप बोलोगे कि मैम एक साथ डाल दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये खंडे और खंडेतर की तरह ना हो जाए, इसीलिए जो है उपसर्ग को अलग रखा गया है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो हिंदी शब्द रचना उपसर्ग प्रत्यय, तो यहाँ पर हम लोग जैसे कि पता है आप लोगों को कि हिंदी शब्द रचना कर रहे हैं जिसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा ओवरऑल दोनों के बारे में बता रही हूँ। आगे चलकर हम सिर्फ उपसर्ग ही इस क्लास में करने वाले हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रही तो इन दोनों में ही नए शब्दों का निर्माण होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम उपसर्ग क्या है, उपसर्ग होता है कोई शब्द होता है और उस शब्द के जो आगे लगता है उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द के पीछे लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर यहाँ पर दोनों की बात की जा रही कि इन दोनों में ही नए शब्द का निर्माण होता है। जाहिर सी बात है, जब आप शब्द में उपसर्ग लगा दोगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, और उसी तरीके से किसी शब्द में आप पीछे वाले प्रत्यय लगा दोगे तो क्या होगा, उससे भी एक नया शब्द जो है वो बन जाएगा। तो उपसर्ग और प्रत्यय एक या दो अक्षरों के होते हैं। तो यहाँ पे एक या दो अक्षरों के होते हैं जिनको आगे या पीछे हम लगाते हैं, मतलब एज अ कहूंगी कि उपसर्ग लगा देते हैं या फिर प्रत्यय लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है सेकंड कि केवल इन्हीं अक्षरों को किसी भी शब्द के आरंभ में और अंत में लगा देने से उस शब्द के अर्थ में चमक आ जाती है, ठीक है, और साथ ही गहराई और कसावट भी आती है, जिससे भाषा को जो है सुदृढ़ता और निखार प्राप्त होता है। तो मतलब एक तरीके से काफी अच्छी तरीके से वो भाषा को सुंदर जो है वो बना देती है। तो प्रत्यय और उपसर्ग कितना शब्द को कितना अट्रैक्टिव बना देते हैं, कितना चमत्कार उसमें उत्पन्न कर देते हैं शब्द में, ठीक है। तो यहाँ पर हम उपसर्ग की चर्चा कर रहे हैं, तो उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द के आगे लगता है। आप लोगों को आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे ही डाल दूं, मैंने काफी डाले हैं इसमें आपके, ताकि आप लोग यहीं पर इसे पढ़ लें। बाकी थोड़े बहुत रहते हैं वो जब हम आगे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर वगैरह करेंगे तो आपके बाकी सारे भी उसमें कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। बट ऑलमोस्ट आपके यहाँ पर मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अब बात करेंगे हम उपसर्ग की, ठीक है। तो ये तो दोनों की बात की हम लोगों ने कि उपसर्ग और जो प्रत्यय है दोनों में ही नए शब्द का निर्माण होता है। दोनों में ही क्या होता है, एक या दो शब्द जो अक्षर है वो होते हैं उपसर्ग में और प्रत्यय में, और इसी से जो है चमत्कार भी शब्द में उत्पन्न होता है। अब उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग क्या है, उपसर्ग वह शब्दार्थ है जो किसी शब्द से पहले लगकर किसी नए शब्द का निर्माण करता है। तो ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई भी शब्द बनाना है और उससे पहले अगर आप अक्षर लगा दोगे तो क्या होगा, उसको उपसर्ग कहा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो शब्द आगे लगे और एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब उपसर्ग से मिलकर क्या होता है, उपसर्ग से मिलकर बने शब्दों के कारण भाषा में या फिर शब्द में विशेषता आ जाती है। तो यहाँ पर विशेषता भी कैसे आती है, विशेषता उपसर्ग से मिलकर, जब उपसर्ग से मिलता है और मिलकर बने शब्द जो होते हैं उन्हीं के कारण क्या होता है, भाषा में और शब्दों में एक विशेषता आ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए उपसर्ग का होना जरूरी, क्योंकि उससे शब्दों में एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है, साथ ही साथ क्या हो जाता है, उसमें चमत्कार भी उत्पन्न हो जाता है। अब उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो उपसर्ग के प्रकार क्या होते हैं तो आप लोग भी साथ साथ याद कर लीजिए, क्योंकि प्रश्न बन जाता है। उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए ताकि आपको साथ साथ सभी को लर्न होता रहे, ठीक है। कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी, ओके। उपसर्ग के प्रकार, तो उपसर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं यहाँ पर, 3 प्रकार,
ठीक है, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और साथ में विदेशी उपसर्ग, 3 प्रकार के उपसर्ग बताए गए हैं। तो उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। ठीक है, कौन कौन से? तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो ये 3 प्रकार बताए गए हैं। और विदेशी जो उपसर्ग है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? फारसी और अंग्रेजी। मतलब फारसी के कुछ शब्द भी होते हैं और एक तरफ अंग्रेजी के भी कुछ शब्द होते हैं और जिनमें क्या है, उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप ये टेबल क्लियर है, इसे ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने छोटी क्लासेस में उपसर्ग और प्रत्यय किए होंगे वो नॉर्मल ही आप लोगों ने किए हैं, है ना, सीधा आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से उसके डिटेल्स के बारे में भी जानना है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, विदेशी उपसर्ग क्या है, तो उनमें कैसे जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फारसी में कैसे किया जाता है, अंग्रेजी में कैसे किया जाता है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम करेंगे तत्सम उपसर्ग। अब तत्सम उपसर्ग में क्या है, इनका विशेष महत्व होता है। जो तत्सम उपसर्ग होते हैं इनका विशेष महत्व होता है क्योंकि इनमें विकासात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे समय बीतता रहता है इसमें भी क्या होता रहता है, विकास के साथ साथ चेंजेस भी होते रहते हैं। तो तत्सम में बदलाव जो है वो होते रहते हैं। जैसे कि शब्द इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे उदाहरण आएगा। ठीक है, ह में नहीं आएगा, द के बाद आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए उपसर्ग, फिर उसका मैंने अर्थ दिया हुआ है और उसके बाद उसके कुछ उदाहरण भी दिए हैं ताकि आपको याद रहे और अगर आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपको पता ही है ना कि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो बनकर आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय का पता होना चाहिए कि कहाँ लगेंगे और कैसे लगेंगे और कौन सा आगे लगता है और कौन सा पीछे लगता है। ये भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं प्रत्यय और उपसर्ग में। तो उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगेंगे। ठीक है, शब्द के पीछे लगेंगे। अब पहला देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है यहाँ पे अ। क्या है यहाँ पे अ? अ का अर्थ क्या है यहाँ पे? निषेध, अभाव। या तो निषेध होना, निषेध मतलब क्या होता है, किसी चीज की मनाही, निषेध होना, मना करना किसी चीज के लिए। अभाव, अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, तो अ इसका अर्थ है निषेध और अभाव। अब यहाँ पर उदाहरण कैसे दे रखे, उदाहरण दे रखा है। पहला उदाहरण आएगा अछूत। क्या आएगा? अछूत। ठीक है, तो पहला आएगा यहाँ पर अछूत, फिर है अहिंसा, असमय, अथाह, अडिग। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, मतलब यहाँ पर एक तरीके से निषेध भी है और अभाव भी है। मतलब जहाँ पे हिंसा नहीं है वहां पे क्या है? अहिंसा है। जहाँ पे समय नहीं है वहां पे असमय है। जहाँ पर जो है छूत होती है वहां उसका ऑपोजिट अछूत है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सेंस में बात की गई है, नकारात्मक जो है तरीके से बात की गई है। तो यहाँ पर सारे के सारे कैसे हैं? अछूत, अहिंसा, असमय, अथाह और अडिग। ठीक है, मतलब निषेध और अभाव वाली चीजें यहाँ पर की गई। तो अ उपसर्ग लगाकर हम इसको शब्द को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है अन। क्या आ जाता है? अन। अब अन का अर्थ क्या होता है? अन का अर्थ होता है अभाव। अन का अर्थ भी क्या होता है? अभाव, शून्यता और निषेधवाचक। ये पूरा आएगा, ये पूरा आएगा दोस्तों। ठीक है, अभाव, शून्यता और निषेधवाचक। अब इसमें भी निषेध हो रहा है, इसमें भी अभाव हो रहा है अन में। तो कैसे लगाते हैं हम इसको? जैसे कि अनमोल, तो अन लग गया और मोल, तो अनमोल, अनदेखी, अनपढ़, अनजान। तो इस तरीके के शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं उपसर्ग में। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है। अब आ जाता है अति। अब शब्द कौन सा है हमारा? अति। अति का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत ज्यादा, इसका अर्थ होता है अधिक। ठीक है, अब इसके उदाहरण कैसे? जैसे अत्यंत, ठीक है, अत्याचार, ठीक है, अति उत्तम। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्या हो जाएंगे? यहाँ पर उपसर्ग हो जाएंगे, तत्सम उपसर्ग हो जाएंगे। उसके बाद है अधि। ठीक है, तो अधि, अधि का क्या होता है? अधि का मतलब होता है ऊपर और श्रेष्ठ। अधि का मतलब ऊपर और श्रेष्ठ। अब जैसे अधिनायक, अध्यक्ष, अधिपति। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो है वो होते हैं। चलिए आगे। अब और देखिए, जैसे कि
इन्होंने दे रखा है अनु। अनु का अर्थ क्या होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे आने वाला शब्द, ठीक है, जो पीछे आता है, जैसे कि अनुकरण। अनुकरण मतलब फॉलो करना, अनुकरण, ठीक है। अनुशासन, अनुरूप और अनुज, मतलब जो बड़ा भाई होता है उसका छोटा भाई, जो मतलब उसके पीछे वाला भाई होता है उसको कहते हैं अनुज। तो इस तरीके से पीछे आने वाला, तो अनु शब्द से ही अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप और अनुज जैसे शब्द बने हैं। फिर है अप। अप का मतलब होता है बुरा और हीन। क्या? बुरा और हीन, जैसे अपयश, अपशब्द, तो इस तरीके से। फिर आता है अभी। अभी का अर्थ क्या है? सामने या फिर और, सामने या फिर और। अब अभी का क्या आएगा? अभिमान और अभियोग, अभिमान और अभियोग। फिर है अव। अव का अर्थ होता है बुरा और हीन। अव का अर्थ होता है बुरा और हीन, तो जैसे कैसे? अवगुण, मतलब उसमें क्या है? अवगुण है, मतलब कुछ बुराई है, कोई बुराई है, कोई हीनता है, ठीक है। फिर क्या है? अवगति, ठीक है। अवगति, गति में इधर की मात्रा पड़ती है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं इसलिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? अवगति। उसके बाद आता है आ। आ का मतलब होता है तक या फिर समेत, ठीक है, तक और समेत। तो इसका अर्थ है जैसे आक्रमण या आजन्म या आमरण, ठीक है, इस तरीके के शब्द। फिर आता है उत। तो ऊपर और श्रेष्ठ, उत का अर्थ होता है ऊपर और श्रेष्ठ, जैसे उन्नति, उत्तम, उत्कर्ष, ठीक है। फिर है अप। उप। उप मतलब होता है निकट या फिर छोटा, निकट या फिर छोटा। तो इसका उदाहरण होगा उपवन, उपमंत्री, उपनगर और उपनाम, ठीक है। फिर है दूर। दूर का मतलब होता है कठिन या फिर बुरा, ठीक है, दुर। अब इसका कैसे है? जैसे दुर्भाग्य, दुर्दशा, ठीक है। फिर क्या है? फिर है दुस, ठीक है, हलंत भी पड़ेगा इसमें, जैसे कठिन और बुरा, सेम वही है इसका भी, जैसे यहाँ पे दुस्साहस और दुष्कर्म, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द आपको उपसर्ग में देखने को मिल जाते। तो आई होप क्लियर हो रहा है, क्योंकि बच्चे ये ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, ऐसे ही आपको पढ़ने पड़ेंगे, और जितने रह जाएंगे फिर वो आप लोगों को जो है पेपर में कवर अप हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत ही होंगे वो, क्योंकि बाकी सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट करवाए हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसमें क्या है फिर आगे? निस और निर, ठीक है, निस और निर। रहित, इसका अर्थ होता है रहित या फिर नहीं। तो उदाहरण होगा निष्काम, निष्काल, निर्जन और निर्धन, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द। निष्फल हो सकता है, निष्काल नहीं आएगा, निष्फल आएगा यहाँ पर, ठीक है। निष्फल हो गया, निष्काम हो जाएगा, निष्काम, निष्फल, निर्जन और निर्धन, ठीक है। फिर आ जाएगा नी। नी का क्या आएगा? निषेध और नीचे, निषेध या अर्थ होगा इसका निषेध और नीचे। उदाहरण क्या लेंगे इसका? उदाहरण है जैसे नियम, निबंध, आ रहा है ना इसमें, नी आ रहा है ना, तो नी क्या है? नी क्या है इसमें? नी क्या है? उपसर्ग है जो आगे लगता है, ठीक है, और पीछे शब्द है यम, तो नियम हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पर? परा। परा क्या है? मतलब विपरीत या नाश, तो जैसे पराजय, पराधीन, पराक्रम, ठीक है। फिर है परि। परि मतलब चारों ओर, मतलब परिक्रमा, परिपूर्ण, ठीक है। फिर है प्र, मतलब अधिक आगे, प्र का अर्थ है अधिक आगे, प्रयत्न, प्रसार, प्रगति। फिर आता है प्रति। प्रति का आएगा विरुद्ध और सामने, विरुद्ध और सामने इसका अर्थ होगा। तो क्या है? प्रतिफल, प्रतिध्वनि, प्रतिहिंसा, प्रत्येक। फिर आता है वी। वी का क्या आएगा? विशिष्ट और भिन्न, अलग होना, विशिष्ट होना या भिन्न होना, बिल्कुल अलग होना, ठीक है। तो इसका शब्द बनेगा विशुद्ध, विज्ञान, विख्यात। फिर है सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सुशिक्षित, सुजन, ठीक है, सुजन, सुक्रम, सुपुत्र, ऐसे। फिर है अपि। अपि का अर्थ होता है भी,
इसका होगा अपिधान। क्या? अपिधान। तो इस तरीके के शब्द जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। थोड़े और करेंगे अब। ये सारे आपको जो मैं बता रही हूं ये तत्सम वाले हैं, याद रखना, ये तत्सम उपसर्ग करवा रही हूं। भेद भी आपको पता होने चाहिए। तत्सम उपसर्ग करा रही हूं, फिर तद्भव करवाऊंगी और उसके बाद जाके मैं आपको जो है लास्ट वाला करवाऊंगी। ठीक है, तो सारे मैंने यहाँ पर आपके कंप्लीट करवाने हैं, फिर इसके बाद विदेशी कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए अब आता है स्वयं। स्वयं का अर्थ क्या होता है? अपना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? स्वयं सेवक, स्वयंवर। ठीक है, फिर है पर। पर का क्या आएगा? पर का अर्थ होता है अन्य। पर का अर्थ होता है अन्य, जैसे पराधीन। फिर है सत। सत का अर्थ होता है अच्छा, जैसे सत्कर्म, सद्गति, सद्भावना। फिर होता है चिर। चिर का क्या अर्थ होगा? चिर का अर्थ होता है बहुत देर। चिर मतलब बहुत देर। फिर जैसे चिरस्थाई, चिरजीवी। ठीक है, फिर यहां पर क्या है? प्राक्र और प्राग मतलब पहले, मतलब प्राकृतन, प्राकथन और प्रागैतिहासिक। ठीक है, प्रागैतिहासिक। ठीक है, फिर आता है तिरस या तिरह। ये क्या है? निषेध, जैसे तिरस्कार, तिरोभाव। फिर पुनर् और पुनर्, पुनः और पुनर्, फिर से, पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण। फिर अंतः और अंतर, अंदर और भीतर। ठीक है, फिर है इसमें अंतर्दर्शीय और अतःकरण। ठीक है, अंतःकरण। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है वो आते हैं एग्जाम में, और फिर हम लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन से। अच्छा, इस तरीके से भी प्रश्न बनकर आ सकते हैं कि आपको शब्द दे दे। मान लो आपको ये शब्द दे दे, जैसे यहाँ पर ले रखा है कोई भी शब्द ले लूँ, जैसे यहाँ पर ले रखा है अंतःकरण ही ले रखा है। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि ये कौन सा है, और ऑप्शन में आपको डाल देंगे विदेशी है, तत्सम है, तद्भव है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये तत्सम जो है उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है ये। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द भी आपको पता होने चाहिए। अब आ जाता है तद्भव उपसर्ग। ठीक है, अब क्या आएगा? तद्भव उपसर्ग। तो अब तद्भव उपसर्ग में कौन कौन से हैं? तो तद्भव उपसर्ग में पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि कु और क। कु और क, कु और क, इसका अर्थ क्या है? बुरा। ठीक है, जैसे कुडंग, कपूत। ठीक है, कुडंग और कपूत। तो इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या आ जाता है? नी। नी का अर्थ क्या होता है? नी का अर्थ होता है रहित। नी का अर्थ क्या होता है? रहित। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है निकम्मा और निडर। निकम्मा और निडर। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण की स्पेलिंग हर जगह गलत ही हो रही है, तो आप लोग गलत मत पढ़ना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? अन्न। अन्न का क्या है? अन्न का अर्थ होता है निषेध। ठीक है, यहाँ पर जैसे अनपढ़, अनहोनी, अनजान। ठीक है, तो ऐसे सिंपल शब्द जो है आपको देखने को मिल रहे हैं, और उसमें थोड़े से आपको कठिन शब्द देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो थोड़ी तत्सम संस्कृत जैसी शब्दावली होती है उसकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? पर। पर में क्या है? पर का यहाँ पे अर्थ क्या है? दूसरी पीढ़ी। ठीक है, जैसे परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद है स और सु। स और सु, इसका अर्थ होता है अच्छा, जैसे सपूत, सुडोल। ठीक है, सपूत, सुडोल। फिर जैसे यहाँ पे है अध। अध का अर्थ मतलब आधा। ठीक है, जैसे अधपका। ठीक है, जला, अध जला। ठीक है, फिर है बिन। बिन का अर्थ होता है बिना। बिन का अर्थ होता है बिना। तो जैसे यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? बिन मांगे, बिन बियाए। ठीक है, भर। भर का अर्थ होता है भरा, जैसे भरपेट, भरसक। ठीक है, फिर है चो। चो का अर्थ होता है चार। ठीक है, इसका जैसे बन गया आपका चौराहा। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको जो है मिलेंगे। तो इस तरीके के शब्द अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन से शब्द है? तद्भव उपसर्ग है।
कौन सा? तद्भव उपसर्ग। वो पहले जो कराए वो तत्सम उपसर्ग थे, ये तद्भव उपसर्ग है। आई होप ये दोनों तो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग विदेशी उपसर्ग करेंगे। क्लियर है ना? चलिए अब आगे चलते हैं। अब आते हैं विदेशी उपसर्ग। कौन से? विदेशी उपसर्ग। और विदेशी उपसर्ग में भी हम कौन सा वाला कर रहे हैं? अभी फारसी उपसर्ग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? अंग्रेजी उपसर्ग करेंगे। पहले फारसी उपसर्ग करेंगे, फिर अंग्रेजी उपसर्ग करेंगे। तो याद रखते रहिए साथ साथ कौन कौन से। सबसे पहले मैंने उपसर्ग करवाया। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग 2 भागों में विभाजित है, फारसी उपसर्ग और साथ ही साथ अंग्रेजी उपसर्ग। क्लियर है? यहाँ पर भी उदाहरण की स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब सबसे पहला शब्द है हमारा सर। क्या है? सर। फारसी शब्द हो रहे हैं ये। ठीक है, सर। सर मतलब होता है मुखिया। तो यहाँ पर क्या है? जैसे सरपंच, सरहद, सरताज। तो ऐसे शब्द जहाँ आपको देखने के मिले, समझ जाना ये कौन से शब्द है? फारसी शब्द है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा उर्दू का टच जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो उर्दू जैसे आपने पढ़ा है ना, आपको पढ़ाई हैं भाषाएं वगैरह भी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा उर्दू का टच देखने को मिलेगा फारसी में। अब आ जाता है हम। तो हम का अर्थ क्या होता है? मतलब आपस में साथ। हम मतलब आपस में साथ। जैसे कि हम सफ़र, र आएगा यहाँ पे। ठीक है, हम सफ़र, हम दर्द आएगा यहाँ पर। ठीक है, हिंदी में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। हम दर्द, हम उम्र हो जाएगा। ठीक है, हम शक्ल हो सकता है, इसको भी रहने ही दो, फिर हम उम्र भी होता है। ठीक है, तो हम सफ़र हो गया, हम दर्द हो गया, हम उम्र हो गया, हम शक्ल हो गया, हम राही हो गया। ठीक है, हम वतन भी लिख सकते हो, हम वतन भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हो सकता है। उसके बाद जैसे अगला शब्द है हमारा ब। ठीक है, अगला शब्द क्या है? ब। ब मतलब इसका अर्थ क्या होगा? के साथ। ब इसका अर्थ है के साथ या फिर से। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या होगा? जैसे बखूबी, ठीक है, बदसूरत, नहीं बदसतूर, बदसतूर, बदौलत और बतौर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं। ये सारे कौन से हैं? फारसी उपसर्ग हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है बा। क्या है शब्द? बा। बा का अर्थ क्या होता है? साथ या फिर कॉमा लगा के यहाँ पे आएगा से। साथ और कॉमा लगा के से। ठीक है, तो इसका क्या होता है? इसका अर्थ होगा बकायदा, बकायदा। ठीक है, बाइज्जत या बावजूद। ठीक है, तो ऐसे शब्द आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये फारसी उपसर्ग होगा। देखिए, आपको पढ़ने से आप 2-3 बार इसकी रीडिंग कर लेंगे ना, फिर आपको ये अच्छी तरीके से याद भी हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी सिर्फ 2-3 बार देख लेना। और रीडिंग नहीं कर रहे तो ऑरली सुन लेना इसको। वीडियो को 2-3 बार सुन लोगे तो भी आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है बे। तो बे का अर्थ है बिना। बे का अर्थ क्या है? बिना। और जैसे शब्द क्या बन जाते हैं? शब्द बन जाते जैसे बेखटके, एक साथ आएगा, बेखटके, बेढंग, बेखबर। तो ऐसे ऐसे शब्द जो है बन जाते हैं। फिर है बंद। तो बद का क्या है? बद। बद मतलब होता है बुरा। बद मतलब बुरा। बंद नहीं है, बिंदी लगती है उसमें। ठीक है, तो बद क्या है? बुरा। यहाँ पे क्या आएगा? बदकिस्मत। ठीक है, बदनाम और बदबू। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्द जो है वो कौन से होते हैं? फारसी उपसर्ग के होते हैं। चलिए अब और देख लेते हैं कौन कौन से शब्द है हमारे पास। और जैसे कि ये है खुश। क्या शब्द है? खुश। खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा। खुश का अर्थ क्या होता है? अच्छा। अब उदाहरण में क्या लिखेंगे हम? उदाहरण में आ जाएगा हमारे पास खुशबू। ठीक है, खुशकिस्मत, खुश नसीब। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? आपके फारसी उपसर्ग हो जाएंगे। फिर अगला है ना। ना का क्या आ जाएगा? अर्थ नहीं। ना मतलब नहीं। तो जैसे नालायक, ना समझ, ना मूर्ख। ठीक है, ना मुराद। ठीक है, ना पसंद भी हो सकता है। और कोई शब्द बताइए।
आप बताइए कोई शब्द, ये तो बहुत सारे शब्द हो जाते हैं ना। और बताइए ना से, बताइए बताइए ना से और कौन कौन से शब्द होंगे। नालायक हो गया, ना समझ हो गया, ना मुराद हो गया, ठीक है, ना पसंद हो गया, और नाखून हो गया, नादान हो गया। तो ऐसे ऐसे शब्द आप लोग लिख सकते हैं। तो खुद से भी आप लोग बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि यही शब्द है, बस आपको पता है ना कि आगे उपसर्ग लगाना है, और तो इस तरीके के आप शब्द बना सकते हैं। फिर क्या है गैर। गैर का अर्थ क्या है? भिन्न। गैर का अर्थ है भिन्न, जैसे गैर कानूनी या गैर सरकारी, ठीक है। फिर क्या है एन। एन का अर्थ है ठीक या फिर पूरा। एन का अर्थ है ठीक या फिर पूरा, मतलब एन वक्त, एन वक्त, ठीक है, एन मौका, ठीक है, ऊपर वो भी आएगा, मात्रा आएगी, तो एन वक्त और एन मौका। फिर है कम। कम का अर्थ होगा थोड़ा या फिर हीन, जैसे कमजोर या कम अकल या कम उम्र, इस तरीके के, ठीक है। फिर है दर। दर का क्या आएगा अर्थ? में। दर का अर्थ आएगा में, जैसे दरअसल। फिर क्या है? फिर है दर हकीकत, ठीक है, दरअसल और दर हकीकत, ठीक है। फिर है बिला। बिला का अर्थ मतलब होता है बिना। बिला का अर्थ, कई कई शब्द जो है बिला, जैसे आपने देखा ना, हमने अलग अलग बोलियां की थी, तो अलग अलग बोलियां में जो शब्द का उच्चारण है वो अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग तरीके से किया जाता है ना। कहीं वो र की जगह ल बोलते हैं, तो इस तरीके के शब्दों में भी थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। इसी तरीके से बिला है। बिला का अर्थ है बिना, मतलब बिला वजह, बिला वजह, ठीक है, मतलब हम कहते हैं बिना वजह, अब ये था बिला वजह, बिला नाला, ठीक है, इस तरीके से। नागा, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ला। ला का क्या आ जाएगा? बिना। ला का अर्थ होता है बिना, मतलब लापरवाह, लाजवाब, ठीक है, इस तरीके से। हर। हर का अर्थ होता है प्रत्येक या फिर प्रत्येक, जैसे कि दरअसल, सॉरी, हर साल, ठीक है। यहाँ पे देखो हर। हर का अर्थ क्या है? प्रत्येक, ठीक है, और उसका उदाहरण क्या बन जाएगा? हर साल, हर दम। तो इस तरीके के शब्द आप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे? आपके फारसी उपसर्ग। तो हमने तत्सम कर लिया है, तद्भव कर लिया है, और साथ में फारसी उपसर्ग भी कर लिया है विदेशी उपसर्ग में। विदेशी उपसर्ग में हमने फारसी उपसर्ग किया। अब विदेशी उपसर्ग का ही दूसरा पार्ट करेंगे, और वो कौन सा है? हमारा अंग्रेजी उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अंग्रेजी उपसर्ग। अब अंग्रेजी उपसर्ग में सबसे पहला शब्द आता है। अब देखो इसमें तो अंग्रेजी वाले शब्द होते हैं, और ये तो आपको देखकर एकदम से ही पता भी चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे शब्द दे रखा है सब। सब का अर्थ होता है अधीन या उप। सब का अर्थ क्या होता है? अधीन या उप, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है? सब इंस्पेक्टर, सब जज, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, सब इंस्पेक्टर, और ये सारे शब्द कैसे हैं? आपके अंग्रेजी उपसर्ग वाले शब्द है, क्योंकि इनके आगे उपसर्ग तो लग ही रहा है, और साथ ही साथ में क्या है? ये शब्द भी कौन से हैं? अंग्रेजी शब्द। तो शब्द से तो आपको पता चल जाएगा अंग्रेजी, और आगे उपसर्ग लग रहा है तो आपको पता चल जाएगा अंग्रेजी उपसर्ग है। उसके बाद है हैंड। हेड। अब हेड का मतलब क्या होता है? हेड का मतलब होता है मुख्य, ठीक है, जैसे कि हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल, ठीक है। तो और क्या हो सकता है? ठीक है, तो और भी शब्द इसके बन सकते हैं। उसके बाद है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ होता है उप। डिप्टी का अर्थ क्या होता है? उप, जैसे डिप्टी सेक्रेटरी, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो इस तरीके के शब्द जो है आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है वाइस। वाइस का अर्थ क्या होता है? उप। वाइस का अर्थ भी क्या होता है? उप। अब जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, और स्कूल में होते थे ना, जैसे वाइस प्रिंसिपल मैम होते थे, तो वो सारा का सारा। तो इस तरीके के शब्द में हम आगे देखो वाइस लगाकर, और हम जो है आगे उपसर्ग लगा देते हैं, और अंग्रेजी उपसर्ग बन जाता है ये, ठीक है। अब जैसे है चीफ। तो चीफ का अर्थ क्या होता है? चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ का अर्थ क्या होता है? मुख्य। अब इसका शब्द का उदाहरण देखिए क्या है? चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, तो इस तरीके के शब्द बन जाते हैं।
फिर आगे आ जाता है हमारा जनरल। तो जनरल क्या है? जनरल का अर्थ जनरल ही होता है, ठीक है, जनरल का अर्थ जनरल ही होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उदाहरण में आ जाएगा जनरल मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, तो अब तो ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, तो इस तरीके से जो है आगे उपसर्ग लग जाता है। फिर आ जाता है आगे हमारा, यहाँ पे वैसे गलती होगी, यहाँ पर आना चाहिए था जनरल मैनेजर और जनरल मर्चेंट लिख सकते थे, ठीक है, ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, तो जनरल मर्चेंट लिख लीजिए आप, ठीक है। इसको हम असिस्टेंट, ये असिस्टेंट वाले में आ सकता है, ये इसके साथ ही आगे ये असिस्टेंट वाले में आएगा, तो जनरल मैनेजर और जनरल मर्चेंट लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब सहायक, असिस्टेंट का अर्थ क्या है? सहायक, तो इसमें आप डाल सकते हो असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर, ठीक है, अब तो टीचर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द आ सकते हैं। फिर है डबल। डबल का अर्थ होता है दोहरा। डबल का अर्थ क्या होता है? दोहरा, मतलब जैसे डबल रोटी, डबल काम, इस तरीके के शब्द हम लोग यूज़ करते हैं अंग्रेजी उपसर्ग में, ठीक है। फिर हमारा है हाफ। हाफ मतलब आधा। हाफ का अर्थ क्या होता है? आधा, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हाफ पेट, ठीक है, हाफ प्लेट भी होता है ना, हम बोलते हैं ना हाफ प्लेट, तो इस तरीके से हाफ माइंड, ठीक है, तो इस तरीके के शब्द जो होते हैं वो आपके अंग्रेजी उपसर्ग के होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को उपसर्ग अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोबारा से मैं एक बार बता दी हूँ आप लोगों को, हमने सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ा, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो उपसर्ग के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है तत्सम उपसर्ग, दूसरा होता है तद्भव उपसर्ग, और तीसरा होता है हमारा कौन सा होता है बताइए जी, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर 3 जो ये उपसर्ग है वो आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया है अब तो अच्छी तरीके से कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मैंने बता दिया है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, और साथ ही साथ विदेशी उपसर्ग हो गया। और विदेशी उपसर्ग को 2 भागों में विभाजित किया, कौन कौन से? फारसी उपसर्ग और अंग्रेजी उपसर्ग, ठीक है, तो वो भी भूलना मत बिल्कुल भी। और ये शब्द है, इन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लेना, बिल्कुल इनके अर्थ के साथ, और फिर अर्थ के बाद उदाहरण के साथ, ठीक है। और क्या करोगे, और एक्स्ट्रा भी हैं, तो वो थोड़े बहुत हम लोग टेस्ट में भी कवर अप करेंगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे, बट मैंने ऑलमोस्ट जितना ज़्यादा हो सकता था वो इसमें डाल दिया है मटेरियल, ठीक है। आई होप आपको जो उपसर्ग है वो क्लियर हो गया है। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों वो प्रत्यय के ऊपर होगी, हम प्रत्यय करेंगे उसमें अच्छी तरीके से, और उसके बाद हम लोग समास करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तब आपका ये पार्ट जो शब्द रचना वाला पार्ट है, हिंदी की शब्द रचना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं या कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ भी है, सामने क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक अकाउंट में, जो कि है राधे ज्योति नाम से। तो ये स्पेलिंग्स है उसकी RADHEY और JYOTI, ठीक है। तो राधे ज्योति करके है, और फिलर फॉर्म की उसमें फ़ोटो लगी होगी, तो आपको जल्दी फाइंड आउट करने में भी ईजी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं, ग्रुप है, आप उधर आराम से बात कर सकते हैं। और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, कोई भी डाउट आता है तो पूछिए, और जल्दी ही फॉर्म निकलने वाले हैं, और तैयारी ज़ोरों शोरों से शुरू कर लीजिए। और जिन्होंने टाइम टेबल नहीं बनाया, मैं बार बार बोलती हूँ, तो टाइम टेबल बना लीजिए, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी से शेड्यूल बना रहेगा तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप लोग सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हैं। और मैंने साथ साथ ये भी टाइम दिया है कि आप इतने टाइम पे अपने जो उपन्यास हैं वो भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग जो उपन्यास हैं, 13 उपन्यास जो हमारे हैं, उन्हें कंप्लीट कीजिए, ताकि जब मैं करवाऊँ तो मैं रिवीजन आप लोगों को करवाऊँगी उपसर्ग की, और उपसर्ग कह रही हूँ, उपन्यास की रिवीजन करवाऊँगी, और रिवीजन के साथ साथ आपको MCQs करवा दूँगी, तो हमारा वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जितने दिन मैं ये सब करवा रही हूँ उतने दिन आप एक एक करके अपने उपन्यास जो हैं उन्हें भी कंप्लीट करते जाइए, ठीक है।
और कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगी, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए और एक दूसरे से पूछते रहिए, ठीक है। कुछ नहीं आता एक दूसरे से शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए, तभी आप लोगों का पता चल पाएगा आप लोगों को कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। कभी कभी जो है एक पर्सन जो है किसी चीज़ का हल नहीं निकाल पाता, तो 4 पर्सन बैठ के 4 दिमाग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं, तो चारों दिमाग में तो बहुत कुछ जो है सोचने को मिल जाता है और बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप एक दिमाग ना लगाते हुए 4-5 दिमाग लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक साथ मिलकर पढ़िए, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अब अच्छी तरीके से पढ़िए और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तो बाय, टेक केयर, राधे राधे।